नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली में बीजेपी ने अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनने पर बधाई दी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि दिल्ली में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग उठाई जा रही थी, जो अब जल्द पूरी होने जा रही है। दरअसल धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है। सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे और इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप भू कानून लाने का काम किया गया है और अब जिस उपयोग में पहले से जमीन ली जाती थी और लोग उसमें दूसरा काम नहीं करते थे, वे अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करते रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो भू अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र यानी जो अभी सत्र चला उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जन भावना के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। यानी कि अब हमारे यहाँ की जो जमीनें हैं वो कम से कम जिस उपयोग में ली जाती थी और लोग उसका दूसरा उपयोग करते थे, अब इस प्रकार के काम हमारे उत्तराखंड की धरती पे नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड की अध्यात्म नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। उसके साथ होटल से डिस्काउंट के लिए बात की गई है। योग से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है। मनाया जा रहा है योग दिवस, और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं। इसमें हमने होटल्स को भी लिया है, उनसे भी हमने डिस्काउंट करने की बात की है और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में 4 धाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर दर्शन पूजन करेंगे। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल उत्तरकाशी जिले के हरसिल मुखबा आएंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमेशा जब वो उत्तराखंड आते हैं तो हमारे पर्यटन को 4 चांद लग जाते हैं। तो इस समय उनका आना मुखबा में हो रहा है और 4 धाम शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत यमुनोत्री खरसाली में 1107 व्यक्तियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री मुखबा में 5080 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ ऊखीमठ में 14,336 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में 15,766 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यह हमारी शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें 36,289
श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए और अपने आप जीवन को कृतार्थ किया है। तो ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो हमारा जादूंग है, जहां 1962 में चाइनीज़ वॉर में उसको एक रात को खाली करा लिया गया, उसको भी हम टूरिज्म में ला रहे हैं और वहाँ पर होम स्टे का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से टिमरसैन महादेव में जहाँ अमरनाथ की तरह शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू शिवलिंग बनते हैं, उसको भी हम पर्यटन में ला रहे हैं। गुंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वो भी हमारे टूरिज्म में आ गए हैं। और आज ओल्ड लिपू लेक के दर्रे पर आप खड़े होकर के भारतीय भूमि से ही आप कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये पर्यटन की सारी सुविधाएं जो हैं हमारी आगे बढ़ रही हैं और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए उत्तराखंड देवभूमि से आप कैलाश का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। उत्तराखंड बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में हंगामा रहा। मदन विष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्यमंत्री द्वारा सदन में शराब पीकर आने के आरोप पर कांग्रेस विधायक मदन विष्ट भड़क गए और इसे अपमानजनक बताते हुए मानहानि का केस करने की बात कही। मदन विष्ट ने कहा कि मंत्री ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी एक संवैधानिक पद पे हैं। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं, और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे, इसमें बॉस तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं। ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्या बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी गया है। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी है सत्ता उनकी है, शासन उनका है, तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को वो नहीं कह सकते? जो चोरी बजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं। आज तक अंकिता हत्याकांड का आज तक वो नहीं पता चला कौन वीआईपी थे, कौन क्या था। किसी के बारे में कोई बात नहीं है। हाउस को चलने नहीं देना है, हाउस की अवधि को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए ये इस तरीके से ड्रामे। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में पार्टी के नेताओं का एक दूसरे दलों के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ पर कई आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के विधायक ने स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने स्मार्ट मीटर को प्री पेड मीटर बताया और उन्होंने मीटर को सड़क पर तोड़ने का काम किया और स्मार्ट मीटर को एक भी खामी कांग्रेस के विधायक नहीं बता पाए। सबसे पहले किच्छा विधानसभा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने स्मार्ट मीटर को लोगों को भ्रमित करते हुए प्रीपेड मीटर बताकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में। रुद्रपुर नगर निगम में वो हाथ में मीटर लेकर घूमे। उन्होंने कहा ये प्रीपेड मीटर है, ये लोगों के लिए बहुत खिलाफ है, ये लोगों के विरुद्ध है, इससे बड़े नुकसान होंगे। मीडिया ने उनसे पूछा क्या नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं बता पाए। और जनता में जब चुनाव के परिणाम आए तो रुद्रपुर नगर निगम में जो पिछली बार कांग्रेस 4000 वोट से हारी थी, वो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर बताने के मुद्दे पर 14000 वोट से हारी। यानी जनता से नकार दिया। और जब जनता ने नकार दिया तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ, उस फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने कानून को हाथ में लेकर के मीटर को तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा चैनलों पे, उन्होंने मीटरों को तोड़ा ईंट मार मार के। ये फ्रस्ट्रेशन था कि ये मीटर तू मुद्दा क्यों नहीं बना, हम इतना चिल्लाए, तेरे नाम पर वोट क्यों नहीं पड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने भुवन कापड़ी जी और आदेश चौहान दोनों विधायकों को लेकर एक प्रेस करी और विधानसभा में भी आज उन्होंने कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर बता करके एक एल्डिंग कर रहे हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश, वहां भी 28 लाख मीटर लग रहे हैं और अब तक 1.25 लाख
बीजेपी ने कैबिनेट द्वारा भू कानून संशोधन विधेयक की मंजूरी पर खुशी जताते हुए इसे जनता से किया गया एक वायदा पूर्ण करने वाला बताया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये ठोस कदम राज्य के भू संसाधनों और मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सख्त भू कानून निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भट्ट ने कहा कि बीजेपी राज्य निर्माण से लेकर उसके चौमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध रही है, जिसमें प्रदेश की संस्कृति और उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखना सर्वोपरि। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हृदय की मांग, जो देवभूमि के भौगोलिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को और अनादि समय तक उसको स्थापित रखने की जो एक बड़ी मांग थी कि राज्य के अंदर भू कानून बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन भावनाओं की इस मांग को धरातल पर उतारा है। आज ही कैबिनेट उसको मंजूरी दी है और कल ही मुझे लगता है कि सदन के अंदर विधेयक आएगा और उत्तराखंड के अंदर हिमाचल से कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। ये यहाँ की जनता का जो मत था और पिछले दिनों जब मैं इस बात को कहता था कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून का भी अच्छा स्वरूप लेकर कोई पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी और मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने साथ धरातल उतारा है। मैं पुनः देश की जनता को अपनी ओर से इस कानून के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अब हमारा देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है वो निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की, सरकार से उसका जवाब भी मांगा। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के उन इलाकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉक आउट कर दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार जानबूझकर नया स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और आम लोगों पर बोझ डालना चाहती है। नहीं, संतुष्ट नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन करें कि जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ नहीं लगेंगे। देखिए, ये जनता के साथ धोखा है और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनकी बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों? तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है। और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है। यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही। अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश हो रही है। देहरादून में बीते 2 दिनों से तेज धूप निकलने के कारण तापमान बढ़ गया था।
और तपिश महसूस की जा रही थी, लेकिन आज और कल बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई। मौसम विभाग ने 20 को देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 21 यानी शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है और सर्द हवाएं चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 दिन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और अगर बात करें आज सुबह से ही वर्षा हो रही है और कल भी जो है ऐसा ही क्रम मौसम का बना रहने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर 2800 मीटर से ऊंचे इलाकों की बात करें, खासकर पहाड़ी जनपदों की, तो वहां पर जो है बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और रुक कर वर्षा होने का पूरा अनुमान है। मौसम विभाग ने जो है फिर से ठंड होने का अंदेशा उत्तराखंड में जताया है। जिस तरह से पिछले दिनों गर्मी का एहसास लगातार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं जो है दिन का जो तापमान है वो कहीं गर्म दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब उस तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आने की पूरी संभावना है। 3 से 4 डिग्री का तापमान जो है उत्तराखंड के अंदर गिरने वाला है और खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रुक कर जो है वर्षा भी हो रही है और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसमें अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में जो है सुबह से ही बारिश का सिलसिला बना हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार 2 दिन का अल्टीमेटम मौसम विभाग ने दिया है कि उत्तराखंड में ऐसा ही मौसम बना रहने की पूरी उम्मीद है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। अल्मोड़ा जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जिला अस्पताल में मनोरोग और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं है, जबकि महिला अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। इसके अलावा जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन और अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड मशीनों के संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सीएचसी, पीएचसी स्तर पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कमी है, जिला चिकित्सालय में भी जो मुख्यतः जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उसमें मनोरोग विशेषज्ञ, अभी एनेस्थीसिया वालों की भी शॉर्टेज है और फिर महिला चिकित्सालय में लेडीज स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी आवश्यकता है। एक अतिरिक्त हमको रेडियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनपद में कई जगह पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी गई हैं जिनको संचालन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उसमें महिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, रानीखेत है, उसके अलावा चौखटिया है और द्वारा हाट है। अगर हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी सीएचसी में हमारे पास कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, वहाँ पर केवल हमारे जो साधारण ग्रेड के चिकित्सक हैं उन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाकी यहाँ की चिकित्सकीय व्यवस्थाएं आज के डेट में बिल्कुल उसमें पूरे उसमें निष्ठा से चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं पर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो अनुरोध है, अपील करते हैं हमारे महानिदेशक महोदय से, सचिव महोदय से कि यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले को 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 11 सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और सभी केंद्र पर व्यवस्थापकों की मीटिंग भी कर ली गई है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किया।